सो वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। हमारी जो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है वो यूरोपियंस के अराउंड घूमती है, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे डच हो, चाहे पोर्चुगीज हो, इनके अराउंड घूमती है। ठीक है। मेडिवल टाइम पीरियड हमारा बेसिकली जो मुस्लिम रूलर्स हैं उनके अराउंड घूमता है। एंशिएंट हमारा टाइम पीरियड हम जो बेसिकली जो इंडिजिनस रूलर हैं, ठीक है, उनके अराउंड घूमता है। तो आप ये देख पाओगे कि हर टाइम फ्रेम्स को हमने डिवाइड किया है अराउंड द जो रूलर्स हैं उनके अराउंड। तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री किसके अराउंड घूम रहा है? यूरोपियंस के अराउंड। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री हर इवेंट यूरोपियंस से लिंक रहेगी। और अब जो हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये हमारा वर्ल्ड से लिंक है। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि भाई सबसे पहले इंडिया में आया कौन था। तो इंडिया में आए तो बहुत लोग थे, है ना। इंडिया में तो बहुत लोग आए थे, लेकिन सबसे पहले यूरोपियन में कौन आया था उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, इंडिया में टोटल 4 कंटेंडर थे जो इंडिया में आए थे। ठीक है, फर्स्ट वन है पोर्चुगीज, ठीक है, देन वी हैव डच, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स। ठीक है, हालांकि ब्रिटिशर्स फ्रेंच से पहले आए थे, ध्यान रखना। 4 कंटेंडर हैं और ये चारों इंडिया पर आक्रमण करते हैं, चारों इंडिया को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सक्सेस मिलती है सिर्फ ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो ये सब कंटेंडर हैं, विनर इसमें ब्रिटिशर्स है। अब सबसे पहले कौन आया था? पोर्चुगीज आए थे। ठीक है, इनके आने के पीछे कुछ कारण है, इनके जाने का भी कुछ कारण है, ये इंडिया पर नहीं कब्जा कर पाए इसका भी कुछ कारण है। ठीक है, और इंडिया में इन्होंने क्या क्या हरकतें की उनके भी कुछ कारण हैं। ठीक है, चलिए एक एक को हम दोबारा डिटेल में देखेंगे और ये देखेंगे कि किससे क्या हमको जानने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है। पहली बात तो यह है कि यूरोपियंस इंडिया में आ क्यों रहे थे, रीजन क्या था इंडिया में आने का। ठीक है, पहला आपको रीजन देखने को मिलेगा कि नए ट्रेडिंग रूट की जरूरत पड़ रही थी। नए ट्रेडिंग रूट की जरूरत पड़ रही थी, क्यों? तो इससे पहले के बच्चे क्या था कि एक ट्रेडिंग रूट चलता था, अपना ये यूरोप है, ठीक, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन, हंगरी, ठीक है, यहां से एक ट्रेडिंग रूट चलता था, ये कॉन्स्टेंटिनोपल होता हुआ, ठीक है, और ये पर्शिया, तेहरान होता हुआ और फिर जाके अफगानिस्तान और इंडिया में जाके कनेक्ट करता था, और चाइना, यहाँ पर चाइना और इंडिया इनेक्ट कनेक्ट करता था, और इंडिया के थ्रू आप साउथ एशिया में भी चले जाते थे। तो बेसिकली ये ट्रेड रूट हुआ करता था जिसे हम बोलते थे सिल्क रूट। सिल्क रूट। अब क्योंकि सिल्क चाइना में बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, तो इसलिए इस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ गया था। चलिए, नए ट्रेडिंग रूट की जरूरत पड़ रही थी। इस ट्रेडिंग रूट में क्या दिक्कत आ रही थी? तो इस ट्रेडिंग रूट में ये थी कि अनस्टेबल ये था, क्योंकि बच्चे एक चीज देखना, ये जो एरिया है, ठीक है, इस पूरे रूट का सबसे नाजुक जो एरिया है ये है कॉन्स्टेंटिनोपल। यही लिंक करता है एशिया को यूरोप से। ध्यान रखना, ये लिंक करता है एशिया को यूरोप से। उस समय रोमन, ग्रीस, इनका सबका दबदबा हुआ करता था, तो यहां से ट्रेड आसानी से हो जाया करता था। लेकिन कुछ समय बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक नया एम्पायर इमर्ज करता है, अरब्स इमर्ज करते हैं, मुस्लिम रूलर्स इमर्ज करते हैं, जिन्हें बोला जाता है ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, यहाँ पर इमरजेंस शुरू हो जाती है। ठीक है, अराउंड 1400 सेंचुरी के अराउंड इनकी इमरजेंस शुरू हो जाती है, 13 और 1400 सेंचुरी आसपास। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो अरब रूलर थे, अरब ट्रेडर थे, अरब रूलर थे, ये इस एरिया को, इस रूट को कंट्रोल करना चाहते थे। अब इसको कंट्रोल करने से मिलेगा क्या? इसको कंट्रोल करने से मिलेगा आपको टोल। आप कंट्रोल कर पाओगे ट्रेड, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट्स की ट्रेड कंट्रोल कर पाओगे। किसी भी देश को चाहोगे उस देश को घुटनों पर ले आओगे। ठीक, आप ट्रेड रोक दोगे, इसका इकोनॉमिक इनकम रुक जाएगा, देन द कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगा विदाउट फाइटिंग। ठीक है, तो ये सिनेरियो बच्चे यहाँ पर हमारा बन रहा था। तो जो भी यहाँ पे रूलर बनता था, चाहे वो रोम हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो वियना हो, ठीक है, जो भी यहाँ पे रूलर बनते रहे वो हमेशा से कंट्रोल करते रहे इस जगह को। इस जगह का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। ध्यान रखना, इस जगह का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। बाद में आगे चल के इसका नाम कॉन्स्टेंटिनिया कर दिया गया, देन इसका नाम इस्तांबुल कर दिया गया। ठीक है,
जगह वही है, चेंज होती रही है। और इस्तांबुल आपको पता ही है क्या है, टर्की की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्क्स इमर्ज हुए, है ना, इन्होंने इसे कंट्रोल करना शुरू किया और इस जगह को, एम्पायर को बोला जाने लगा ऑटोमन एम्पायर। क्या बोला जाने लगा? ऑटोमन एम्पायर। तो होता ये था कि इस रूट से जब भी आप गुजरोगे तो यहाँ पे अरब्स क्या करते थे, ट्रेड जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको लूटा करते थे, जबरदस्ती के टैक्स लिया करते थे। तो ये रूट अनसेफ हो गया धीमे धीमे, हमें अनसेफ हो गया, है ना, और एक अल्टरनेट रूट की जरूरत पड़ने लगी यूरोपियंस को, एक अल्टरनेट रूट की जरूरत पड़ने लगी। तो इन्होंने देखा कि क्यों ना यार हम सी रूट देखते हैं। अल्टरनेट ऑप्शन क्या है आपका लैंड के अलावा? सी रूट है। बाकी आप इधर से कहीं से घूम कर जाओगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, मेडिटेरियन सी है ना, रशिया से होकर गुजर नहीं पाओगे, हार्श कंडीशंस हैं और टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आपके लिए आसान रास्ता यही है कि आप सी रूट के थ्रू जाएं, क्योंकि सी रूट में हमले होने के चांसेस कम थे। और उस समय जो शिप हैं, जहाज हैं, वो इतने स्ट्रांग भी नहीं होते थे कि कोई इन पे आक्रमण करने के बारे में सोचे या इनसे आक्रमण करके भाग भी जाए। सेफ पैसेज इनको दिखाई देता है थ्रू द वाटर। ठीक है, एक ये ऑप्शन इनको नजर आता है, तो ज्योग्राफिकल कॉज था। ठीक है, राइज ऑफ अरब्स। ठीक है, देन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ध्यान रखना, नीड इज द मदर ऑफ डिस्कवरी। तो इनको नीड है अल्टरनेटिव रूट की। ठीक है, और अल्टरनेटिव रूट कैसे मिलेगा इन्हें? इसके लिए इन्हें शिप बनाने पड़ेंगे, नेविगेशन डेवलप करना पड़ेगा, सी को कॉन्कर करना पड़ेगा। और उस समय तक इतनी टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं थी, यूरोपियंस के पास। तो क्या किया? हैवी इन्वेस्टमेंट। तो इनके जो राजा थे, जो किंग्स हुआ करते थे, हैवी इन्वेस्टमेंट करने लगे इन द डिस्कवरी, कि आप जल्दी जल्दी कुछ डिस्कवर कीजिए, मैप्स बनाइए। तो हमको सी रूट को कवर करना है, तो बिना मैप के आप सी रूट को कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सी को कॉन्कर नहीं कर पाओगे, तो मैप की डिस्कवरी होनी शुरू हो जाती है। यही वो टाइम पीरियड था बच्चे, जब पूरी दुनिया इस बात पर लड़ रही थी कि दुनिया चपटी है या गोल है, सपाट है या गोल है। अगर सपाट है तो फिर उस हिसाब से मैप बन रहा था, और गोल है तो उस हिसाब से बनाना है मैप। ठीक है, अब ये एक कॉन्फ्लिक्ट को भी राइज देता है, एक कॉन्फ्लिक्ट को भी जन्म देता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये दोनों ही ये बोलते थे कि ये दुनिया समतल है, चपटी है ना। लेकिन जब डिस्कवरीज होना शुरू हुई, शिप्स बढ़ना शुरू हुए, नेविगेशन शुरू हुआ, तो ये पता चला कि ये दुनिया गोल है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन प्रैक्टिकल और साइंटिफिक नॉलेज वर्सेस जो रिलीजियस नॉलेज दी जा रही थी। ठीक है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी चल रहा था। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है नेविगेशन में। ठीक है, यूरोपियंस मोर एम्फेसाइज करते हैं शिप बिल्डिंग प्रोसेस को लेकर, शिप बिल्डिंग टेक्निक्स को लेकर, इसे ज्यादा स्टेबल कैसे बनाया जाए, शिप्स को लंबे दूरी तक, यानी जहां सालों साल आप शिप ट्रेवल कर रहे हो, वो कैसे किया जा सकता है। जो स्ट्रॉन्ग्स चलते हैं समुद्र में, उनसे कैसे बचा जा सकता है, एटलीस्ट उतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो शिप बिल्डिंग प्रोसेस एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज हो गया, एक रेवोल्यूशन आ गया शिप बिल्डिंग प्रोसेस में। देन तब तक एक गन पाउडर डिस्कवर हो चुका था 9th सेंचुरी में चाइना में। तो ध्यान रखना, गन पाउडर डिस्कवर कहाँ हुआ? चाइना में। और धीमे धीमे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगा। इंडिया में इसको बाबर इस्तेमाल करता है आकर। ठीक है, तो वो सीन भी है ना। तो गन पाउडर जब इस्तेमाल होने लगा, है ना, तो एक आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो गई। इन केस अगर आपके शिप पर कोई आक्रमण करता है, देन यू हैव द गन पाउडर टू रिटेलिएट। ठीक है, देन यू हैव द गन पाउडर टू रिटेलिएट। तो ये सिनेरियो भी आ गया, गन पाउडर से आप क्या कर सकते हो, लंबे वॉर्स लड़ सकते हो, दूर तक मारक क्षमता बढ़ जाती है ना। और जब आप वॉर लड़ सकते हो, जब आप पावरफुल हो गए हो, है ना, टेक्नोलॉजी आपके पास है ही, तो फिर आप क्या करोगे? कॉन्क्वेस्ट करोगे। मोस्टली आप देखोगे कि ज्यादातर एरियाज पे कैसे कॉन्क्वेस्ट किया जाता है, क्यों किया जाए? और कारण ये है कि देखो, एरिया पर कॉन्क्वेस्ट करने का इनका कोई वो नहीं था कि हमको पूरा धरती पर कब्जा करना है, ऐसा इनका कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं था, कोई इरादा नहीं था। इरादा यूरोपियंस का बस इतना था कि हमारी ट्रेड रूट और ट्रेड सेंटर सेफ रहें। कल को ऐसा ना हो कि जिस कंट्री में हम ट्रेड कर रहे हैं वहां पर कोई नया राजा आए और हमको उठा के बाहर फेंक दे। तो इसलिए इनकी मजबूरी बन गई उन देशों पर कब्जा करने की। ठीक है, नहीं तो ये भले आदमी थे,
ठीक है, इनका कब्जा करने का मन नहीं था स्टार्टिंग में। वो तो फिर इन्होंने देखा कि यार हमारे ट्रेड रूट कैसे सिक्योर रह सकते हैं, हमारे ट्रेड सेंटर्स कैसे सिक्योर रह सकते हैं, इसलिए इन्हें मजबूरन कब्जे करने पड़े। कितने भले आदमी थे। फिर बाद में नियत बिगड़ गई। ठीक है, चलिए, गन पाउडर्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल कॉज। क्या थे पॉलिटिकल कॉज? एक तो मोनोपोली स्टेब्लिश करनी थी। मोनोपोली एक तो स्टेब्लिश हो चुकी थी और दूसरी करनी थी। दोनों बता देता हूं कैसे। यहां पर अरब्स ने एक मोनोपोली क्रिएट कर ली कि भाई ट्रेड हम ही करेंगे, है ना। इस मोनोपोली को तोड़ना था। ये लैंड रूट एक मोनोपोली क्रिएट करा रहा था ऑटोमन एम्पायर का, है ना। ऑटोमन एम्पायर को एक मोनोपोली दे दी थी लैंड रूट ने। एक तो इस मोनोपोली को तोड़ना था, तो मोनोपोली तोड़ने का दूसरा तरीका था सी रूट के थ्रू। दूसरा, हर कंट्री चाह रहा था कि जहां पर भी हम ट्रेड करें वहां सिर्फ हम ही ट्रेड करें। ट्रेड ट्रेड मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग। इकोनॉमी स्ट्रांग मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। वॉर लड़ना चाहो वॉर लड़ सकते हो, आप लग्जरी लाइफ जीना चाहो लग्जरी लाइफ जी सकते हो, आप इन्वेंशन करना चाहो तो इन्वेंशन कर सकते हो। तो पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, तो सिनेरियो बच्चे यहाँ पे ये बनता है कि एक तो मोनोपोली बनी हुई है उसको तोड़ना है, और हर कंट्री चाहता था कि एक मोनोपोली स्टेब्लिश की जाए अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए। ठीक है, तो अब सीन ये है कि पूरा दुनिया खुला पड़ा है, पूरे दुनिया में आपके लिए ओपन है। जो जितना ज्यादा एरिया कवर कर लेगा वो उतना एरिया उसका है। जितने ज्यादा ट्रेड सेंटर्स, जितने ज्यादा किंग्स को वो मना लेगा वो सब उनका है। तो ये एक तरीके से रेस शुरू हो गई। कारण भी था रेस का, एक और चीज समझो, कारण था रेस का। देखो ये मैं बताता हूँ। ये जो यूरोप है ना, इसमें लगातार वॉर चल रहे थे। ठीक है, आप ये मान के चलो 1000 एडी से लेकर लगातार वॉर चल रहे थे। यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन के बीच में, पोर्चुगीज के बीच में, डच के बीच में, टू रूल द नेशन। ठीक है, तो जो भी है उस पर कब्जा करना है ना। एक ये मान के चलो 100 साल तक इनकी लड़ाइयां चली। कई कई पीढ़ियां इनकी, एक वॉर, एक लड़ाई, एक वॉर इनका 100 सालों तक चला है। ठीक है, ब्रिटेन फ्रांस दबा पूरी तरीके से तबाही इसलिए हो गए। अब क्योंकि आप लंबे लंबे समय तक वॉर लड़ रहे हो, देन आपको उसको सस्टेन करना है वॉर्स को, तो फिर पैसा चाहिए। और पैसे की जब जरूरत होती है तो फिर आपको ट्रेड करना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना पड़ेगा। एक ये भी रीजन था। ठीक है, एक तो मोनोपोली क्रिएट करनी थी और मोनोपोली तोड़नी थी। ठीक है, दूसरा रीजन आपको ये पता ही है कि देखो ऐसा है कि वॉर लड़ रहे हैं तो वॉर में फिर पैसे की जरूरत है ही। ऑटोमन एम्पायर्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जे में ले लिया था कब? 1453 में। अब आप एक चीज नोटिस करना, जितनी भी डिस्कवरी हुई हैं, जितनी भी वर्ल्ड डिस्कवरीज हुई हैं, वो सब इस ईयर के बाद हुई हैं। ठीक है, चाहे वो आपकी मैप बिल्डिंग हो, चाहे आपकी वो नेविगेशन हो, चाहे आपकी साइंटिफिक्स हो, चाहे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में डेवलपमेंट्स हो, ये सब आपको 1453 के बाद देखने को मिलेंगे। उससे पहले नहीं था। आपको इस देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ग्रेविटी की खोज होती है, किस तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीजें चलती हैं आपको। और ग्रेविटी का कैलकुलेशन होने के बाद तो आपको पता ही है कितनी तेजी से पूरा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, पूरा साइंटिफिक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अभी आप जो साइंस एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने अराउंड, चाहे वो इस कैमरे के थ्रू हो, स्क्रीन के थ्रू हो, ठीक है, कहीं भी जो भी आप टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो महज 600 साल में डेवलप हुई है, केवल 600 साल में। और मानव सभ्यता दसियों हजार साल से इस धरती पर है। ध्यान रखना, दसियों हजार साल से इस धरती पर मानव सभ्यता है, और उनमें से मात्र 600 साल की जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो सोचो, जब ये मानव सभ्यता को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में करीबन आगे के 10,000 साल बाद ये मानव सभ्यता कहाँ रहेगी, तो एक चीज ये भी देख सकते हो कितनी तेजी से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, तो नए नेशंस, नए स्टेट्स जन्म ले रहे थे, चाहे स्पेन हो, पोर्चुगल्स हो, और ये अपने अपने अस्तित्व को, ठीक है, अपने अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहे थे, है ना, और उसे स्प्रेड कर रहे थे। तो एक ये भी सीन है। और बाद में हम ये भी देखते हैं कि नेशनलिज्म यूरोप में किस तरीके से आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू, ये भी देखेंगे। ठीक है,
economic cause due to expansion of land under cultivation, introduction of improved plow and scientific crop rotation of crops. तो अब ये समझ लो कि सिर्फ ये ट्रेड के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे, ये एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी पैसा खर्च कर रहे थे और इसमें भी डेवलपमेंट लेकर आ रहे थे। तो नए प्लोज आते हैं, नए साइंटिफिक रोटेशंस ऑफ क्रॉप्स होता है ना, ये चीज हम देखते हैं जिससे इनका प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। अब आपके पास कोई चीज है प्रोडक्शन में, कोई अबेंडेंट मात्रा में आपके पास कोई चीज है, उसको आप क्या करोगे? सेल आउट करोगे, ठीक है। तो आप सेल आउट, यूजली आप क्या, यूरोप में आप लड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप अपने राइवलरी को कुछ बेचोगे नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपके एक सेना लड़ रही है ना, और उसी देश से आप अपना ट्रेड करोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक तो यूरोप में समझना, यूरोप में एक तो वॉर चल रहा है, पूरे यूरोप में वॉर चल रहा है, हर कंट्री एक दूसरे से लड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा आपको ट्रेड भी करना है, तो जाहिर सी बात है आप यूरोप में तो नहीं कर पाओगे, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा यूरोप से। तो ये भी एक कारण था, ठीक है। आपके पास प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन है, तो उसको भी ठिकाने लगाना है, उससे भी कुछ पैसे कमाने हैं, ठीक है। डिमांड फॉर स्पीसीज स्पाइसेस एंड पेपर्स, तो मिर्च मसालों की इनको जरूरत पड़ रही थी क्योंकि खाने पीने की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ अच्छा ये था कि इनके यहाँ पे फूड प्रोडक्शन बढ़ गया था, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे थे, तो एक तरीके से टेस्ट इनको चाहिए था। टोल टैक्सेस इंक्रीज कर रहे थे, हाँ मैंने जो रूट बताया आपको कि इस पर टोल टैक्सेस बहुत ज्यादा लग रहे थे, तो दैट मेक ट्रेड मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, दैट मेक ट्रेड मोर एक्सपेंसिव। And every traders or businessmen want to maximize their profits, so this route was not viable as for the economic activities, so uh, they want to maximize their profits through a new trade route. Psychological causes: renaissance, glory and mercantilism. Three things were there. Renaissance, Renaissance means the uh, awake of culturalism, अवेक ऑफ कल्चर। आप अपने, एक इसे हिंदी में बोलते हैं पुनर्जागरण, ठीक है, रीअवेक आप बोल सकते हैं इसे। किसमें? आप अपनी ग्लोरी को रीअवेक कर रहे हैं, आप अपने हिस्ट्री को रीअवेक कर रहे हैं, आप अपने कल्चर को रीअवेक कर रहे हैं, ठीक है। देन साइंटिफिक नॉलेज को रीअवेक कर रहे हैं, तो ये सब चीजें चल रही थी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वहां डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था, साथ ही साथ वहां पर कल्चरल डेवलपमेंट भी शुरू हो गया था। क्रिश्चियनिटी वहां पर एक बड़ा सीन था, तो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना चाह रही थी, तो वो भी एक तरीके से रीअवेक हो रही थी, ठीक है। एवरीवन वांट टू ग्लोरीफाई और इंक्रीज द ग्लोरी ऑफ देयर नेशन, सो ये भी सीन था। मर्केंटलिज्म एक नया कॉन्सेप्ट वहां पे डेवलप हुआ था, सेट ऑफ इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन्स एंड पॉलिसीज इन्वॉल्विंग स्टेट इंटरवेंशन टू प्रमोट नेशनल प्रॉस्पेरिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अपने नेशन को प्रॉस्पेरस एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का जो नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, नई इच्छाएं डेवलप हुई, इसको बोला जाता है मर्केंटलिज्म। और ये मर्केंटलिज्म पूरे यूरोप में था, पूरे यूरोप में। जैसे अभी आप ये समझो कि अभी अमेरिका में है ये मर्केंटलिज्म, अमेरिका अपने आप को प्रूव करता है, अपने आप की अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है, अपने आप को असर्टेन करता है ना, ठीक है, इम्पोज करता है। तो ये सब चीजें उस समय भी डेवलप हो रही थी। रिलीजियस कॉज, जैसा कि मैंने बताया, क्रिश्चियनिटी एक बड़ा फैक्टर था, तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेल्टाइजिंग, ठीक है, प्रोसेल्टाइजिंग जील। तो क्रिश्चियनिटी को नई दुनिया में, नए देशों में ले जाना एक जील था, एक इच्छा थी। और उस समय यूरोप में जो पोप्स हैं, जो चर्च हैं बेसिकली, उनका बड़ा रोल हुआ करता था। ध्यान रखना, उस समय किंग जो हुआ करता था, किंग सबॉर्डिनेट होता था चर्च के। मोस्ट ऑफ द केसेस में चर्च फैसला लेते थे और किंग को उसे मानना पड़ता था, ठीक है। लेटर ऑन किंग ज्यादा पावरफुल होता है, चर्च का डोमिनेंस कम किया जाता है। लेकिन जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं, उस समय चर्च बहुत पावरफुल होते थे और किंग उतने पावरफुल नहीं होते थे, दे आर एक्टिंग एज अ सबॉर्डिनेट ऑफ चर्च। सो न्यू लैंड्स को कवर करना है, क्रिश्चियनिटी फैलानी है, इससे एक चीज फायदा था,
एक तो क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, न्यू सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो रहे थे, साथ ही साथ किसी नई कंट्री को कब्जा करने में, अच्छा दो चीजें हो रही थी समझना। एक तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने की बात कर रहे थे, और साथ ही साथ अरब इस्लाम को स्प्रेड करने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों ही अपने आप को स्प्रेड कराना चाह रहे थे, और ये देखना चाह रहे थे कि कौन ज्यादा लैंड पर कब्जा कर लेगा। जो ज्यादा जगह पर कब्जा होगा, जिसका ज्यादा जगह पर दबदबा होगा, वो रिलीजन ज्यादा स्ट्रांग होगा बेसिकली। ठीक है, तो चर्च और इस्लाम इन दोनों में ही एक होड़ लगी थी कि हम जल्दी से ज्यादा लैंड पर कब्जा करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज पे कब्जा करें। तो इस्लाम ने रास्ता चुना कि अरब्स के थ्रू, ऑटोमन एम्पायर के थ्रू, है ना, नई जगह पर जाके आक्रमण करना और उसे कब्जे में लेना। वहीं क्रिश्चियनिटी ने चुना कि हम एक काम करेंगे, पहले हम ट्रेडर के तौर पे जाएंगे, ट्रेडिंग के साथ साथ हम क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक गेन प्लस रिलीजियस गेन। और इस्लाम ने चुना कि हम रिलीजियस गेन ही चुनेंगे, ट्रेडिंग ट्रेडिंग गई भाड़ में। ठीक है, वो हम टैक्स लगा के सबसे वसूल कर लेंगे। दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन द ट्रेड और द इकोनॉमिक अफेयर्स, दे आर इंटरेस्टेड ओनली द स्प्रेडिंग ऑफ रिलीजन। ठीक है, now so these were the reasons why European want to capture or want to discover new lands around the 14th century and 15th century. So now move to our पोर्चुगल्स। तो बेसिकली देखो पोर्चुगीज क्या थे, वो पहले यूरोपियन से, दीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस हु केम टू इंडिया। अब पोर्चुगीज का इंडिया में आना पहले, सबसे पहले उसके पीछे भी कुछ कारण रहे होंगे। ठीक है, पहला कारण था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ही वाज द किंग ऑफ पोर्चुगल्स। तो इनका ये किंग हुआ करते थे, है ना। ये इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे नेविगेशन को लेकर कि इन्होंने अपना एक तरीके से कह सकते हो सारा पैसा जो भी कर सकते थे वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया इन द रिसर्च, कि नए रूट्स कवर किए जाए, नए रूट्स देखे जाए, दुनिया देखी जाए। नेविगेशन के प्रति इतना इनका लगाव था, इतना इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया कि इनके नाम के आगे ही नेविगेटर लग गया। तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, अगर आज जो दुनिया है, ठीक है, ध्यान रखना एक चीज, आज जिस दुनिया को आप जानते हो उसके पीछे अगर कोई एक व्यक्ति है तो वो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर है। अगर ये ना होता तो आपके मैप्स डेवलप नहीं होते, आपके कंपास डेवलप नहीं होते, ना ही आपके वास्को डी गामा यहाँ आते, ना ही कोलंबस डिस्कवर करते, ना ही आपके साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इतनी तेजी से हो पाते, और ना ही आप गुलाम बनते। सॉरी ना ही आप गुलाम बनते, ना ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आते, और ना ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता, और ना ही आ, जो वर्ल्ड आज आप देख पा रहे हो ये देखने को मिलता, ना ही इंडिया का डिवीजन होता, ना ही पाकिस्तान बनता, ना ही बांग्लादेश बनता, और शायद ये कह सकते हो कि उस समय इंडिया भी नहीं होता, है ना। क्योंकि उस समय हम डिफरेंट 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 स्टेट्स में बच्चे होते, डिफरेंट डिफरेंट राजाओं में बटे होते, दैट मे बी द पॉसिबिलिटी, और वर्ल्ड जैसा आज है शायद वैसा नहीं होता। तो प्रिंस हेनरी का ये योगदान है। छोटा सा काम बोल सकते हो कि सर इन्होंने पैसा ही तो खर्च किया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना था कि आज आप जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देख रहे हो शायद कहीं ना कहीं ये लिंक है प्रिंस हेनरी से। तो ही वॉज द वन, मतलब जो जिसने इग्नाइट किया इस पूरे प्रोसेस को, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को, इंपीरियलिज्म को, जिसने इग्नाइट किया जो वर्ल्ड है उसको इस शेप में लेने के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, शायद सब कुछ, है ना। ठीक है, तो प्रिंस हेनरी क्या करते हैं कि पहले एक व्यक्ति को भेजते हैं, है ना, मतलब पैसे तो दिए जा रहे थे सबको, है ना, सरकारी खर्चों पर ये सब लोग आ ही रहे थे। एक व्यक्ति है वार्थोलोम डियाज, वार्थोलोम डियाज 1487 में ये निकलते हैं कि मैं नया सी रूट डिस्कवर करके ही लौटूंगा। ये अपना जहाज लेकर जाते हैं और कूद जाते हैं समुद्र में। बहुत लंबे समय तक ये नेविगेट करते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और इंडिया आना था, सबको इंडिया ही आना था। ठीक है, इंडिया आना था। तो अफ्रीका से घूमते हुए जब ये इंडिया के लिए आने लगे, है ना, तो अफ्रीका में एक जगह है जिसे हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, है ना। जब ये वहां से गुजर रहे थे तो वहां इतनी तूफानी हवाएं चल रही थी कि इनका जो जहाज है वो टूट गया, है ना, और ये तूफानों में मरते मरते बचे।
और वहीं से इन्होंने फिर जैसे ही तूफान शांत हुआ अपना शिप जोड़ तोड़ करके बनाया और वापस हो लिए कि भैया मेरे को नहीं जाना अभी इंडिया। ठीक है, इनका शिप जवाब दे जाता है। तो वहां पर स्टॉर्म्स चल रहे थे, तो इसलिए इसे नाम दिया गया केप ऑफ स्टॉर्म्स। केप ऑफ स्टॉर्म्स। फिर इसको रीनेम कर दिया गया एज ए केप ऑफ गुड होप। अब ये केप ऑफ गुड होप क्या है एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये अफ्रीका है और इसकी टिप है, दैट इज नोन एज केप ऑफ गुड होप। तो ये मूव करके आते हैं यहाँ से और जब यहाँ तक आ पाते हैं, ठीक है, और यहीं से ये वापस चले जाते हैं। इसे केप ऑफ स्ट्रॉम बोने इन्होंने बोला है बेसिकली। ठीक है, फिर यहाँ से इन्हें ट्रेवल करना था मेडागास्कर से होते हुए इंडिया के लिए। तो आधा रास्ता ये कवर कर लेते, फिर ये वापस लौट जाते हैं। तो इन्हें ये पता चल गया कि कमी कहाँ कहाँ है। एक तो हमारी शिप बिल्डिंग कमजोर है, इन्हें इतना पता चल गया कि शिप बिल्डिंग हमारी कमजोर है, तो शिप्स को और मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि स्टॉर्म्स में सर्वाइव कर सकें। ठीक है, दूसरा इन्हें पता चल गया कि हमें नेविगेशन में और कुछ सुधार करने हैं। ठीक है, लेकिन बहुत हद तक इन्होंने एक मैप ड्रॉ रफ ड्रॉ बना लिया। देन नेक्स्ट आते हैं वास्को डिगामा, है ना। अच्छा, वास्को डिगामा से पहले एक और व्यक्ति थे, दैट इज हाँ क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में इंडिया के लिए निकलते हैं कि अब मैं जाऊंगा इंडिया, है ना, क्योंकि डियाज तो नहीं जा पाए तो मैं जाऊंगा। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया के लिए निकलते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये यहाँ से निकलते हैं इंडिया के लिए और फिर इनका समुद्र में इनका शिप भटक जाता है और ये पहुंच जाते हैं अमेरिका, है ना। अब क्योंकि अमेरिका पहुंच गए तो ये निकले थे इंडिया के लिए, तो यहाँ पे पहुंच के ये बोलते हैं मैंने इंडिया डिस्कवर कर लिया। फिर लेटर ऑन को रियलाइज होता है कि नहीं ये इंडिया तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनका नाम पड़ जाता है नेटिव इंडियंस। तो अमेरिका में जो मूल निवासी थे उनका नाम क्या पड़ जाएगा फिर नेटिव इंडियंस, है ना, इंडिया के नाम से ही। ठीक है, तो इनको पता चल गया कि भैया ये तो हम गलत आ गए, लेकिन चलो जहां भी आए कुछ नया तो डिस्कवर किया ही है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर कर लेते हैं अ, अमेरिका को। देन वास्को डिगामा निकलते हैं कि मैं जाऊंगा अब इंडिया। तो 1949 सॉरी 1498 फर्स्ट पोर्चुगीज इंडियन आर्माडा। आर्माडा मतलब ये होता है वॉरशिप। ठीक है, तो ये अपने शिप्स को लेकर आते हैं, है ना, और 1498 में इंडिया को डिस्कवर करते हैं। हालांकि जो मैं लाइन बोल रहा हूँ कि ये इंडिया को डिस्कवर करते हैं, ये लाइन बेसिकली गलत है, टेक्निकली गलत है। इंडिया कहीं खोया नहीं था। इंडिया कहीं ऐसा नहीं था कि गायब हो गया था या किसी ने घुमा दिया था, हो गया था ना। इंडिया ऑलरेडी था और सबकी नजर में था, सब जानते भी थे इंडिया को, है ना। बस ये था कि नया सी रूट डिस्कवर किया था टू इंडिया। तो आप टेक्निकली आप ये बोल सकते हो, मतलब सही जो भाषा ये रहेगी, वास्को डिगामा ने इंडिया को डिस्कवर नहीं किया। वास्को डिगामा डिस्कवर द न्यू सी रूट टू इंडिया। तो सी रूट को डिस्कवर किया था, ना कि इंडिया को डिस्कवर किया था। लेकिन चल रहा है तो सब लोग यही कहते हैं, जो गलत है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इसको पता है कि देखो भाई ऐसा है कि इंडिया के बारे में हमें तो पता नहीं कुछ। तो एक गुजराती नाम का एक व्यक्ति था, दैट इज अब्दुल माजिद, है ना, इसको अपने शिप में बैठाता है और इंडिया के लिए रवाना हो जाता है। ठीक है? और इंडिया पहुंच भी जाता है 1498 में। ये कैलिकट में पहुंच जाता है। ठीक है? और कैलिकट में उस समय रूलर थे जमोरियन, जो इनको रिसीव करते हैं। ठीक है? इसके अलावा मन्ना विक्रम, ये भी इनको रिसीव करते हैं। ठीक है? अब देखो ये जो अपने साथ 4 शिप लेकर आया था, उनमें जो भी सामान लेकर ही आया था, जो भी कार्गो ये लेकर आया था, उसको इंडिया में बेच देता है। और ये देखता है कि जितना मेरा खर्चा आने जाने में हुआ है उससे ज्यादा प्रॉफिट, मतलब ये समझ लो 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट ये लेकर जाता है। तो इसको फिर लत लग जाती है कि यार मुझे तो लत लग गई, 60 गुना प्रॉफिट अगर कहीं मिल सकता है तो इससे बेहतर क्या होगा। ठीक है, इससे बेस्ट क्या हो सकता है इस दुनिया में, कुछ नहीं हो सकता। 60 गुना, 60 गुना, समझ रहे हो, 60 गुना। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया और 6,000 रुपए आपको मिल गए, समझ लो। ठीक है, अब देखो सिनेरियो ये क्या होता है कि हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, दैट इज ट्रीटी ऑफ टोरसेलिस। उस पर आते हैं, ट्रीटी ऑफ टोरसेलिस। अब ये ट्रीटी ऑफ टोरसेलिस क्या था, तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि यूरोप और फ्रांस ये दोनों ही चाह रहे, सॉरी 1 मिनट से हटा देते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो
यहाँ पे दो कंट्री हैं, एक तो स्पेन है और एक है पोर्चुगल। ठीक है, दो कंट्रीज हैं, स्पेन और पोर्चुगल। ठीक है, दो कंट्री हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। और दोनों ही उस समय बहुत एडवांस कंट्री थी यूरोप की, और दोनों ही वर्ल्ड पर कॉन्कर करना चाहती, वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहती थी, नए मार्केट्स डिस्कवर करना चाहती थी। तो होता ये था कि बच्चे, कई बार ऐसा होता था कि एक कोई आइलैंड है जिस पर स्पेन पहुंच गया, और पता चलता है कि दूसरी साइड से पोर्चुगीज भी पहुंच गया। अब दोनों को फिर लगता था कि नहीं, ये हमने पहले डिस्कवर किया, ये हमने पहले डिस्कवर किया, और इसको मद्देनजर रखते हुए दोनों में लड़ाइयां हो जाती थी। ठीक है, दोनों में आपस में लड़ाइयां हो जाती थी। तो भाई अब ये सिनेरियो आ रहा था कि हर अगर आइलैंड के लिए हम लड़ेंगे तो हम लड़ ही पाएंगे, क्या करें? तो इन्होंने एक काम किया, इन्होंने कहा एक चलो ट्रीटी साइन कर लेते हैं, और ट्रीटी ये रहेगी, एक लाइन ड्रॉ की जाएगी वर्ल्ड मैप पर, एक लाइन ड्रॉ की जाएगी जो कि ये लाइन है। ठीक है, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की गई, इसे बोला गया लाइन ऑफ टॉर्डरसेलस। ठीक है, लाइन ऑफ टॉर्डरसेलस। और ये कहा गया कि जो पोर्चुगीज हैं ये इससे ईस्ट की तरफ जाएंगे, और स्पेनिश हैं ये वेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो ये जाएंगे वेस्ट और ये जाएंगे ईस्ट। ईस्ट में कहां तक? ये लाइन है। ठीक है, ये इन्होंने कुछ लाइन और खींच ली अपने मन से। ठीक, और पूरी दुनिया को इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया कि आधा तेरा और आधा मेरा, और दुनिया को पता ही नहीं कि वो बट चुके। ठीक है, तो सिनेरियो इस तरीके से बनता है। चलिए, ठीक है। अब 1498 के बाद ऐसा नहीं था कि वास्को डी गामा सिर्फ एक ही बार आया, या पोर्चुगीज से कोई और नहीं आया, और भी लोग आए। पहला इनका जनरल बनाया जाता है पेड्रो कैब्रल। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, ये सेकंड पोर्चुगीज आर्मडा आता है, यानी सेकंड शिपमेंट आता है ना, जो आता है 1500 में। देन 1502 में वास्को डी गामा दोबारा से इंडिया में आता है ना, और देखता है कि भाई अब क्या कर सकते हैं, पहली बार आए थे तो अच्छा प्रॉफिट हो गया था, दूसरी बार 2 साल में फिर आ गया, 4 साल बाद फिर से आ गया। ठीक है, और ये क्या करता है कि अब हम कुछ परमानेंट सेटलमेंट करेंगे। क्या करेंगे परमानेंट सेटलमेंट में? हम एक काम करेंगे कि जो पोर्चुगीज, हाँ, फैक्ट्री स्टेब्लिश करेंगे। बेसिकली उस समय फैक्ट्रीज का मतलब आप समझो मार्केट, फैक्ट्रीज का उस समय ये समझ लो कि मार्केट स्टेब्लिश करेंगे हम, ट्रेडिंग सेंटर, बेसिकली ट्रेडिंग सेंटर स्टेब्लिश करेंगे अपने, जहां से हम ट्रेड करेंगे डायरेक्ट। तो 1503 में फर्स्ट पोर्चुगीज फैक्ट्रीज वाज सेटअप इन कोचीन। ठीक है, और जिसे हम कोच्चि बोलते हैं। अब ध्यान रखना, उस समय फैक्ट्री का मतलब था ट्रेडिंग सेंटर, फैक्ट्री का उस समय मतलब था ट्रेडिंग सेंटर। ठीक है, उस समय मतलब ट्रेडिंग सेंटर। तो इन 1505 सेकंड फैक्ट्री स्टेब्लिश की जाती है इन द कन्नूर। ठीक है, वहां पर इसको स्टेब्लिश किया जाता है। अब देखो, पोर्चुगीज अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो चल रही थी, ये बिजनेसमैन तो आ ही रहे थे, साथ साथ आते हैं इनके गवर्नर्स, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर 09 तक। ये आते हैं विद द ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी बेसिकली होता क्या है, इसको समझो। यूजली देखो, इन्हें भेजा इसलिए गया था कि आप जाइए और जो सी रूट हैं, ठीक है, उनको कॉन्कर कीजिए, क्योंकि मेजर ट्रेड हमारा सी रूट से होगा। ठीक है, हमें किसी पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमारे जो शिपमेंट्स हैं वो बड़े आराम से आ जाएं, और समुद्र में हमारे सिवा कोई और ट्रेड ना कर पाए। ठीक है, बेसिकली ये सी को कॉन्कर करना चाहते थे, जिसे बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी समुद्र पर, पूरे समुद्रों पर कब्जा रहेगा सिर्फ पोर्चुगीज का। बस इस मानसिकता के साथ इनको भेजा गया था कि कोई और यूरोपियंस ना आ पाए। तो देखो, बेसिकली इंडिया में उस समय शिप मेकिंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि कोई इंडियन ट्रेडर शिप अपने लेकर जाए।
तो यूज उस समय जो भी शिप मेकिंग प्रोसेस थी, शिप मेकिंग टेक्नोलॉजी थी, वो यूरोप में ही थी, मजबूत, स्ट्रांग वाली। ठीक है, तो इन्हें पता था कि हमारा जो राइवलर होगा वो यूरोपियन ही होगा, तो इन्होंने बोला कि आप जाइए और समुद्रों पर नजर रखिए, और समुद्रों में यूरोप कोई भी और यूरोपियन नहीं होना चाहिए सिवाय हमारे। लैंड पर, जमीन पर कब्जा करने का इनका कतई इरादा नहीं था। जमीन पर, राज्यों पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं था इनका। तो दैट इज ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। एक वॉर होता है, एक बैटल फाइट होता है, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ चॉल। ठीक है, एक ठीक है, 1508 में एक बैटल होता है ना, और उस बैटल में गुजरात के जो सल्तनत है ना, गुजरात के जो रूलर्स हैं, उनके साथ एक फाइट कंडक्ट हो जाती है, एक छोटी सी झड़प हो जाती है 1508 में। क्यों होता है? क्योंकि मुस्लिम नेवल जो फोर्सेस थी, गुजरात ने भी कुछ अपने छोटे मोटे शिप्स बना रखे थे, है ना। तो पोर्चुगीज ने बोला कि समुद्र तो हमारा है, और इसमें ट्रेड करोगे तो हम टैक्स लेंगे। गुजरात के उसने गवर्नर ने, गवर्नर ने बोला कि भाई ऐसा है, ये तो पूरा राज्य मुगल सल्तनत के अंदर आता है, गुजरात भी मुगल सल्तनत के अंदर आता है, तो इस पे टैक्स तुम कैसे ले सकते हो? ये समुद्र तो हमारा है, ये पोर्ट्स तो हमारे हैं। तो फाइट हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ चौल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये गुजरात से तो हार जाते हैं, लेकिन जो फोर्सेस हैं गुजरात की, इनको दीव में जाकर ही हरा देते हैं। लेकिन इन्हें इतना पता चल गया था कि हम अभी इतने स्ट्रांग नहीं है जो कि हम इंडियन रूलर से टकरा पाए। तो इन्हें इतना अपना अंदाजा पड़ गया था कि अभी हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम इंडियन रूलर से जाकर डायरेक्टली कॉन्फ्रंट्रेशन कर सकें। एक इनके लिए सेटबैक था 1508 में। तो नए रूलर, नया इनका गवर्नर आता है, जिसे बोला जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर। अब ये इनका रूलर बड़ा खास था, 1509 में आया 1515 तक। इसे बोला जाता है ग्रेटेस्ट पोर्चुगीज ऑफ पोर्चुगीज वॉइसरॉय, या रियल पर्सन हु इस्टेब्लिश पोर्चुगीज इन इंडिया। तो 1509 अल्बुकर क्या करता है? दीव को अपने कब्जे में लेता है, गोवा को अपने कब्जे में लेता है। कहां से? सल्तनत ऑफ बीजापुर। बीजापुर और, अच्छा, इस समय चल रहा था, दो चीज चल रही थी। एक तो विजयनगर, ठीक है, विजयनगर जब टूटता है तो फिर इसमें से एक नगर निकलता है, दैट इज बीजापुर। ठीक है, हाँ नहीं सॉरी, विजयनगर वर्सेस बीजापुर। ठीक है, तो बीजापुर बेसिकली मुस्लिम रूलिंग इलाका था, तो वहां पे इसको कब्जे में लेता है, गोवा को और दीव को 1510 में। और वहां पर प्रॉपर वाइसरॉय, सॉरी, पोर्चुगीज का रूल स्टेब्लिश करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये बंगाल में भी अपना एस्टेब्लिशमेंट लाता है, फैक्ट्रीज स्टेब्लिश करता है बेसिकली। हुगली, बालासोर, ये एक तरीके से ट्रेडिंग सेंटर बन जाते हैं। ध्यान रखना, ये गोवा और दीव ये ट्रेडिंग सेंटर नहीं थे, ये इनके कैप्चरिंग एरिया थे, जहाँ इन्होंने कैप्चर कर रखा था और रूल कर रहे थे बेसिकली, यहाँ पे अपने लॉज इंपोज कर रखे थे। बंगाल में हुगली और बालासोर ट्रेडिंग सेंटर थे, यहाँ इनके रूल नहीं चल रहे थे, ट्रेडिंग सेंटर थे। ठीक है, अभी ट्रेड तो इंक्रीज कर रहे थे, साथ ही साथ ये क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट कर रहे थे, इसको फैला रहे थे। इसको फैलाने का तरीका बड़े घटिया बोल सकते हो। इंडियन वेमेन से शादी करना, है ना, और मंदिरों को तोड़ना, और भी कई सारी चीजें जो रिलीजियसली गलत हैं, उनको ये करते थे, है ना, दूसरे रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। ठीक है, ही अबॉलिश सती सिस्टम इन, जो भी इनके पास कंट्रोल में था, चाहे वो दमन हो, गोवा हो, वहां से सती सिस्टम को इन्होंने उसी समय खत्म कर दिया था। एक नया सिस्टम ये लेकर आए, जैसे बोलता है कार्टेज सिस्टम। अब ये कार्टेज सिस्टम क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो पोर्चुगीज हैं, ये समुद्र पर रूल कर रहे हैं, है ना,
एक तरीके से समुद्र को कॉन्कर कर रखा है इन्होंने। अगर कोई इंडियन शिप इसमें ट्रेड करता है तो उसे टैक्स देना पड़ता था पोर्चुगीज को। तो ये टैक्सेशन सिस्टम बोला जाता है कार्टर सिस्टम। ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, कई बार ये कोशिश हुई, कई बार इन्होंने कोशिश भी की कि हम जो इंडियन रूलर हैं उस समय, मुगल बेसिकली, है ना, एक चीज समझना, उस समय जो मुगल हैं, उस समय अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां, है ना, एक बार ये कोशिश करते हैं। यूजुअली क्या था, देखो अकबर ने एक प्रथा शुरू कर दी थी। अकबर ने बोला था कि रिलीजियस टॉलरेंस का उसने बड़ा अच्छा काम किया था। तो सभी रिलीजन के जो जानकार लोग हैं उनको बैठाकर डिस्कशन करता था, बुलाता था, और अपने कोर्ट में जाके उन्हें डिस्कशन होता था सभी रिलीजन्स का, थ्योरीज का, उनके प्रिंसिपल्स का। ठीक है। तो यही प्रथा फिर और भी राजाओं ने आगे चलाई थोड़ी थोड़ी, जिनमें से जहांगीर एक हुआ करते थे, है ना। तो जहांगीर ने बोला कि भाई ऐसा है कि तुम कौन हो, कि सर हम क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियनिटी क्या होती है। तो उसने बुला लिया, है ना। इधर मुस्लिम बैठे हुए हैं, इधर जैन बैठे हुए हैं, इधर बुद्धिस्ट बैठे हुए हैं, हिंदू बैठे हुए हैं, देन क्रिश्चियंस आ जाते हैं, है ना। और फिर इनसे पूछा जाता है कि भाई आपके धर्म में ऐसा क्या है, क्या खास लेकर आए हो अपने धर्म में। तो ये अपनी बात कहने लगते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स अपनी बात कहते हैं, सभी अपने अपने, मतलब एक तरीके से रिलीजियस डिस्कशन शुरू हो जाता है। इन्हें ये लग रहा था पोर्चुगीज को कि हम एक एक व्यक्ति को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। एक काम करते हैं, इंडियन रूलर को ही अपने क्रिश्चियनिटी में शामिल करा लेते हैं, है ना। और अगर एक बार इंडियन रूलर शामिल हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली ये पूरा देश क्रिश्चियन बन जाएगा। तो इन्होंने बहुत प्रयास किया, है ना, बहुत प्रयास किया। कई बार इन्होंने कोशिश भी की, कई बार इन्होंने फोर्सेस का भी इस्तेमाल किया, कई बार इन्होंने अपने तर्क भी दिए, है ना। ये चीज जहांगीर को समझ में आ गई कि यार ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। तुम ट्रेड करने कम आए हो, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ज्यादा फैलाने आए हो, और तुम इस्लाम के खिलाफ भी कुछ बोल रहे हो, कुछ प्रोपेगेट कर रहे हो बाजारों में जाके, तो ये गलत है ना। इसे कुटाई कर दी, पोर्चुगीज की ढंग से कुटाई कर दी। पोर्चुगीज को समझ में आ गया कि नहीं 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 यार, रूलर से नहीं टकराना है, ये थोड़ा खतरनाक मामला है, और चुपचाप शांत रहो जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती। फिर इनको थोड़ी सी चुल मची, है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो गुजरात में कुछ पोर्ट्स थे उन पे हमला किया, है ना। तो गुजरात वालों ने फिर इनको मार के भगा दिया। फिर ये भाग के गए बंगाल, कहा गया बंगाल में भी कुछ हम कर सकते हैं, ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कब्जा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ खुरापात की, तो बंगाल में भी इनको कूट दिया गया, जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ हुगली। ठीक है। हुगली, ठीक है। अब जो हुगली है बच्चे, यहाँ पे ये हार जाते हैं, और जब फिर इनको ये पता चलता है कि नहीं नहीं यार, बदतमीजी ना तो हम राजा से कर सकते हैं, ना ही उनके सिपाहियों से कर सकते हैं, दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। चाहे हम गुजरात में लड़ लें, चाहे हम बंगाल में लड़ लें, हर जगह कुट जाते हैं। तो एक काम करो, शांत बैठ जाओ। ये जो इन्होंने बदतमीजी की, ये की इन्होंने 19, सॉरी मैं कहा 19 में पहुंच गया, 1632 में। ठीक है, 1632 में इन्होंने ये बदतमीजी की, जिसका इनको पता चल गया कि नहीं भाई ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, और ये शांति से आके फिर बैठ जाते हैं। और फिर ये अब अच्छा, उस समय तक एक और चीज हो चुकी थी, डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज शुरू हो चुका था। कारण ये था, वायसरॉय उस अलोकर के बाद जो भी आए वो वीक थे और एफिशिएंट थे, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। अब ये इंडिया पे कब्जा कर ज्यादा उतना नहीं करना चाह रहे थे। इनके जो पोर्चुगीज के बाद में किंग आते हैं, वो भी मतलब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं हुआ करते थे, है ना। तो एक ये भी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी थी। दूसरा है रिलीजियस कन्वर्जन, तो जबरदस्ती किसी को कन्वर्ज करा रहे थे, किसी को कब्जे में ले रहे थे, तो फिर ये भी एक कारण था कि इनको यहाँ से कुटाई करना पड़ा और इनको भगाना पड़ा। ठीक है। एक चीज में जो ढूंढ रहा हूँ, हाँ, इन्होंने बच्चे क्या किया था कि पोर्चुगीज ने गोवा से जितने भी टेम्पल थे वो सब खत्म कर दिए थे। एक रिलीजियस इंटॉलरेंस एक चीज कह सकते हो कि इन्होंने जो क्रिश्चियनिटी यहाँ पे फैलाई, है ना,
वो तलवारों के दम पे फैलाई, वो रेप के दम पर फैलाई, वो डरा धमकाने के दम दम पर फैलाई, ना कि किसी को इम्प्रेस करने। ठीक है? तो रिलीजियस कन्वर्जन एक खटक रहा था कि भाई ये गलत है, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, ना तो हिंदू ही बर्दाश्त कर पाएंगे, ना ही मुस्लिम बर्दाश्त कर पाएंगे। तो एक ये इनके लिए थोड़ा बोल सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट चला गया। ठीक है? स्पेन ने अपनी लॉस ऑफ स्पेन नेवल सुप्रीमेसी। ठीक है? तो अच्छा, स्पेन के अलावा ये पोर्चुगीज भी, ये दोनों ही बोल सकते हो कि पोर्चुगीज, इन्होंने इनकी नेवल जो सुप्रीमेसी थी ये चली जा चुकी थी। कारण था कि जो इन्होंने डिस्कवरी की थी वो सब कॉपी कर ली गई थी और यूरोपियन राइवलरीज द्वारा। तो पहले इन्हें को लगता था कि वही समुद्र पर राज करेंगे, तो अब ऐसा नहीं हो पा रहा था। और भी कंटेंडर मजबूत होकर समुद्र में उतर चुके थे। तो एक जो सुप्रीमेसी वाला कॉन्सेप्ट था वो भी इनका जा चुका था। और दूसरी बात, पोर्चुगीज ने ब्राजील को डिस्कवर कर लिया, तो इन्होंने बोला कि अब इंडिया क्यों आए, है ना? इंडिया वैसे ही खतरनाक है, कभी गुजरात मारता है, कभी दिल्ली वाले मारते हैं, कभी बंगाल वाले मारते हैं, तो ये मारते बहुत हैं, है ना? तो ब्राजील हमारे लिए आसान है। उस समय कबीले हुआ करते थे, बहुत कोई बहुत बड़े किंगडम नहीं होते थे ब्राजील में, है ना? तो इन्होंने सोचा कि चलो यार इंडिया को इग्नोर करो, जहाँ आसानी से चीजें मिल रही हैं वहां पे बढ़ जाते हैं। तो ब्राजील की तरफ ये इनका जो ध्यान था वो आकर्षण हो गया, और इंडिया को इन्होंने छोड़ दिया। 1632 में ये शांत हो जाते हैं, है ना? 1632 में मैंने बताया था वही बैटल ऑफ हुगली कंडक्ट होता है, जिसमें ये शांत हो जाते हैं, भैया अब हमारी बस की बात नहीं है। तो मैंने बताया था कि शाहजहां से उठ गए थे, है ना? फिर ये क्या शांत होकर बैठ जाते हैं, फिर क्या करते हैं, नया कंटेंडर आता है ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के साथ इनकी वो रानी, वो प्रिंसेस है ना? प्रिंसेस की शादी कर दी जाती है किंग चार्ल्स से। तो ध्यान रखना, किंग चार्ल्स, किंग चार्ल्स के साथ इनकी प्रिंसेस की शादी कर दी जाती है। पोर्चुगीज ने एक जगह कब्जा कर रखी थी जिसे बोला जाता है बॉम्बे। आप सब जानते ही होंगे बॉम्बे को, मुझे लगता है ना? बॉम्बे इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो बॉम्बे को एज ए डॉरी, दहेज, बॉम्बे को एज ए डॉरी ब्रिटिशर्स को दिया जाता है, दहेज में दे दिया जाता है कि लो भैया आप एंजॉय करो, है ना? हमारा कोई इससे लेना देना है नहीं। तो कभी ये डॉरी में दे दिया जाता है 1662। ठीक। और इन्होंने कहा कि हम तो जा रहे हैं भैया इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वहां पे स्पाइसिस का काम करेंगे। ठीक है? स्पाइसेस का काम करेंगे, तो हमको इंडिया से कोई लेने देना नहीं, हम अपने मिर्च मसाले बेच के अपनी बच्चों का पेट भर लेंगे, हमको नहीं लड़ना है, हमको नहीं मार खानी है फिर से इंडियन से। और यहाँ से इनका चैप्टर हो जाता है क्लोज। ठीक है? ये कुछ फिर ज्यादा बदतमीजी करने के इरादे में रहते नहीं है। इम्पैक्ट क्या रहता है पोर्चुगीज का, तो आप समझो, क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करते हैं, मालाबार एंड कोंकण कोस्ट को, है ना? 1540 सभी टेम्पल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मिशनरीज ने स्कूल्स खोले थे, रिसर्च ऑफ इंडियन हिस्ट्रीज एंड कल्चर्स ये शुरू कर देते हैं। आप ये समझो, जब ये इंडियन रिसर्च ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्यों करते हैं, ताकि तुमको ये बता सकें कि देखो क्रिश्चियनिटी कितनी सुपीरियर चीज है, और जो तुम प्रैक्टिस करते हो कितना घटिया चीज है। ठीक है? तो सुप्रीमेसी को, अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने कल्चर्स को क्या कहते हैं, डिमिफाई करना शुरू कर दिया, इनको बदनाम करना शुरू कर दिया। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कल्चर जानना पड़ेगा, तो फिर वो शुरू हो जाता है इंडियन कल्चर्स हिस्ट्री। ठीक है? वो शुरू हो जाता है। ठीक है? स्कूल और कॉलेजेस स्टैब्लिश कर दिए, ताकि तुम्हारी भाषा में ना पढ़ के तुम हमारी भाषा पढ़ो, और हम तुमको आसानी से वर्गला सकें, तुमको आसानी मैनिपुलेट कर सकें। ठीक है? तो क्रिश्चियनिटी आपको मालाबार और कोंकण कोस्ट के आसपास देखने को मिलेगी, केरला फेरला साइड में पूरा वो इन्हीं की देन है। ठीक है? अच्छा, कुछ अच्छा काम किया था, अच्छा काम क्या किया था, कुछ क्रॉप्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि आपके पोटैटो इंट्रोड्यूस किए, स्वीट पोटैटो, टोबैको। तो अच्छा, टोबैको यही लेकर आए थे तमाकू, टोबैको ये लेकर आए थे, कॉर्न्स, लेडी फिंगर, चिली, पाइनएप्पल, पपाया, सपोटा, लीची, ऑर्गन, ब्लैक पेपर्स, ग्राउंडनट, कैश्यू, आलमंड। सब सब कुछ यही लेकर आए तो हमारे इंडिया में होता क्या? अब इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है ना? ये खुद यहाँ भूले भटके भूखे नंगे लोग यहाँ पे मिर्च मसाले लेने आए, है ना? और ये सब चीजें हमको देखे जाएंगे। खैर, लिखा है तो फिर मान लो अभी फिलहाल के लिए कि हाँ ये लोग लेकर आए। हाँ, ये पोटैटो तो बाहर से ही आया था। ठीक है? तो आप जो भी चीजें खा रहे हो, तो आप पोर्चुगीज के द्वारा दी गई चीजों को खा रहे हो, एंजॉय करो। ठीक है?
आप भी बोल सकते हो हम भी फॉरेन फूड खाते हैं। तो खैर, ये पोर्चुगीज का कॉन्क्वेस्ट था। इसके बाद हम डच की बात करेंगे, है ना, क्योंकि डच के बाद फिर हम फ्रेंच की बात करेंगे, देन ब्रिटिशर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।